नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस शाखा को पढ़ने जा रहे हैं वो है बूंदी के चौहान जो शाखा है उससे संबंधित आज का वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने सभी चौहान शासक जहाँ पे भी उनकी शाखाएँ हुई है वो उन सभी को पढ़ा है। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा अजमेर के चौहान जो कि सपादलक्ष के चौहान भी कहे जाते हैं। तो सबसे पहले वहाँ के और उनके बाद वहाँ पे दो शाखाएँ विभाजित होती है। एक तो नाडोल पाली के जो सबसे पहले विभाजित होने वाली शाखा थी जो कि नाडोल पाली के हैं, और उसके बाद जो दूसरी शाखा विभाजित होती है वो है रणथंभौर की शाखा। तो दो शाखाएं विभाजित होती है, उसके बाद रणथंभौर की शाखा तो अलग हो जाती है, और जो वो दूसरी शाखा थी नाडोल पाली की वहाँ से ही एक शाखा दूसरी उत्पन्न होती है वो है जालोर की, जो कि हम कल वीडियो में पढ़े हैं। और जो जालोर की जो शाखा है उसी से एक शाखा जो अलग से विभाजित होती है वो है सिरोही की। और देखिए नाडोल जो शाखा है उसी से दूसरी शाखा विभाजित होने वाली है वो है बूंदी के चौहान। तो ये बूंदी के जो चौहान है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सभी, और देखिए आज के बाद ये है कि हमने जो चौहान शासक जो स्टार्ट किया था वो आज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो राजवंश है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज वीडियो हमारा चौहान वंश का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए आज बूंदी के चौहान पढ़ेंगे। देखिए वैसे तो हमने जब नाडोल के पढ़े थे तो वो क्या है कि ज़्यादातर, और सिरोही के जो चौहान पढ़े हैं वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। उसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी एग्जाम की दृष्टि से, वो मैंने बता दी है। लेकिन इस जो शाखा है इस शाखा से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस शाखा का जो संबंध है वो सीधा सीधा संबंध रहा है किससे, जयपुर से। जयपुर के जो कछुआ वंश से उनसे संबंधित इनका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप रहा है। तो इस वजह से इस शाखा को हम विशेष तरीके से देखते हैं, तो इससे प्रश्न बनने के भी ज़्यादातर चांस बनते हैं। इसलिए बूंदी शाखा को हम थोड़ा स्पेशल तरीके से पढ़ते हैं। और इसी में जैसे कोटा के जो शासक हैं वो भी इसी में रिलेटेड है, मतलब यहाँ के जो शासक हुए हैं उन्होंने ही बूंदी के साथ साथ कोटा पर भी अधिकार किया था। इसलिए कोटा और बूंदी दोनों के शासक इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि बाद में कोटा को ही बूंदी में मिला लिया जाता है। तो देखिए आज की जो शाखा है बूंदी के चौहान, अगर इसकी बात करें कि यहाँ पे जैसे हमने जालोर में पढ़ा था तो जालोर के जो चौहान वंश थे उसी में उनकी जो उप शाखा या फिर हम कहें उनका गोत्र जो है वो सोनगरा था। तो वो अपने पीछे सोनगरा लगाते, जैसे कान्नड़ देव सोनगरा, बीरम देव सोनगरा। तो वो चौहान के शाखा थी, ब्रांच हम कह सकते हैं वो है सोनगरा। जब हमने सिरोही के पढ़ा था तो सिरोही में देवड़ा शाखा थी, तो वैसे ही यहाँ पे बूंदी की जो शाखा है वो है हाड़ा शाखा। तो यह ध्यान रखना, अगर यहाँ पे राजवंश देखे विशेष तरीके से इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपको बूंदी में या कोटा में राजवंश पूछे तो चौहान होगा। कौन सा? चौहान राजवंश होगा। देखिए आप इसमें गलती नहीं करिएगा। इसमें जो शाख अगर आप पूछे वंश कौन सा था तो वो चौहान वंश था। अगर इसकी ब्रांच पूछे कि चौहान वंश की कौन सी ब्रांच थी तो वो यहाँ पे थी हाड़ा शाखा, यानी हाड़ा ब्रांच थी यहाँ। तो इतना सा आप विषय ध्यान रखें, कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि हम डायरेक्ट जब एग्जाम में अगर ऐसा पूछ लिया जाता है कि बूंदी में या कोटा में कौन सी शाखा थी, डायरेक्ट हम हाड़ा शासक पे जाते हैं, क्योंकि हमने हाडी रानी इत्यादि हाड़ा शासकों के बारे में, हाड़ा राजाओं के बारे में पढ़ा है। तो ये ध्यान रखें चौहान राजवंश थे, उनकी एक ब्रांच थी जो जिस नाम से या गोत्र के नाम से जाना जाता था हाड़ा। तो ये विशेष ध्यान रखें। उसके बाद देखिए इसको बूंदा मीणा ने बसाया था, इसलिए बूंदी नाम रखा गया है। ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा। यहाँ पे जो शासन था पहले मीणाओं का शासन था। मीणाओं पे भी दो जगह शासन किया है, जिसमें हमने एक तो आज यहाँ पे देख रहे हैं बूंदी के जो मीणा थे वहाँ पे इनका शासन था। अरे एक आमेर में उनका शासन था। आमेर को जो कछुआ वंश थे वहाँ पे भी उनका मीणाओं का शासन था। मीणाओं को हराकर ही वहाँ पे कछुआ वंश रखा गया है। यहाँ पे भी जो बाद में बूंदी के जो चौहान वंश की स्थापना हो गई उससे पहले यहाँ पे शासन था वो बूंदी का शासन था, मतलब मीणाओं का शासन था। और ये भी ध्यान है, तो बूंदा मीणा यहाँ का शासक था, उसी के नाम पर ही इसका नाम बूंदी पड़ा। तो इतना सा आप याद रखें। उसके बाद देखिए एक और साक्ष्य मिलता है कि कुंभा के समय का जो रणकपुर अभिलेख है, ठीक है, कुंभा के समय का जो रणकपुर अभिलेख है उसमें भी ये मिलता है कि जो बूंदी का नाम है वो वृंदावती बनता है, और वृंदावती जो नाम है इससे ही अपभ्रंश होते हुए इसका नाम बूंदी पड़ गया। तो ये दो साक्ष्य मिलते हैं बूंदी के नाम पर। तो इतना सा आप ध्यान रखिए, ये इसकी सामान्य जानकारी है, नींव है, आप इसको आधार कह सकते हो। तो ये ध्यान रखना बूंदी का जो नामकरण है वो बूंदा मीणा के नाम से स्पष्ट होता है, एक तो ये, और दूसरा रणकपुर अभिलेख के वृंदावती नाम के अपभ्रंश होते हुए बूंदी पड़ा, ऐसा भी माना जाता है। लेकिन मुख्य रूप से माना जाता है वो बूंदा मीणा के नाम पर ही इसका नाम बूंदी होना माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो शासक हुआ था कौन सा, हाड़ा शासक, या फिर हम कहें चौहानों की शाखा का हाड़ा शासक सबसे पहले हुआ था, वो था देवा। देखिए बूंदी का जो संस्थापक भी हम कह सकते हैं इसे, क्या था ये, संस्थापक। अरे इसकी संस्थापक की जो स्थापना की गई थी
ये ध्यान रखना। यहाँ पे जो हाड़ा शासकों की स्थापना की थी वो थी 1241 ईस्वी में। किसने की थी? देवा ने की थी। और यहाँ पे जो शासक था, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे मीणाओं का शासक था, मीणाओं ने पहले शासन किया। तो यहाँ पे मीणा शासक था उस समय का, वो था जैता मीणा। उस जैता मीणा को हराकर यहाँ पे देवा ने क्या किया? हाड़ा शासक की स्थापना या फिर नींव रखी। तो ये ध्यान रखना, बूंदी के चौहान, बूंदी में संस्थापक था वो कौन था? देवा था। उसकी स्थापना कब की थी? तो 1241 में ये हो गई स्थापना। उसके बाद देखिए, इसके बाद इसका पुत्र होता है, वो होता है जेत्र सिंह। अब जेत्र सिंह होता है वो थोड़ा और शक्तिशाली शासक था। तो 1274 ईस्वी में, देखिए इसमें जो फैक्ट वाली जो बातें हैं वो ही आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता, जितना ऊपरी तरीके से पूछा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो मोस्टली हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं ये जो वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो ज़्यादा डीप इसमें से पूछता नहीं है। तो जितना पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो जेत्र सिंह देखिए अगला शासक होता है, वो क्या करता है कि जो कोटा होता है, जैसे ये बूंदी है तो बूंदी के पास में ही कोटा का राज्य होता है, जैसे कोटा है, ठीक है, और ये बूंदी। तो कोटा को ये बूंदी में ही मिला लेता है कौन? जेत्र सिंह। और ये कोटा को मिला जाता है। अब कोटा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे मीणा थे, बूंदी में तो क्या थे? मीणा, मीणाओं का शासन था। और कोटा में था भीलों का, ये ध्यान रखना, भीलों का यहाँ पे शासन था और बूंदी में था मीणाओं का। अब जब या भीलों का शासन, तो यहाँ पे एक भील हुआ करता था कोटिया में, कोटिया भील। तो कोटिया भील के नाम से यहाँ का नाम कोटा पड़ा। तो कोटा को क्या करता है? जेत्र सिंह नाम का हाड़ा शासक था, वो कोटा को बूंदी के अंतर्गत ही मिला लेता है यहाँ को जीतकर। तो कोटा को कब जीत लिया जाता है? तो 1274 ईस्वी में। किसने जीता? जेत्र सिंह ने। तो ये हाड़ा शासक था जो कोटा को बूंदी में मिला लेता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आ गए बरसिंह। देखिए यहाँ पे जो बरसिंह को हम पढ़ा जाता है वो इसलिए पढ़ा जाता है कि यहाँ पर एक दुर्ग बना हुआ है, तारागढ़ दुर्ग। देखिए तारागढ़ दुर्ग है, उसके नाम से आपको ये भी याद आ रहा होगा कि तारागढ़ दुर्ग हमने उस समय भी पढ़ा था जब हमने स्टार्ट में ये दुर्गों के बारे में हम पढ़ेंगे, तब भी इसको पढ़ेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, जब अजमेर हम राजवंश पढ़े थे, अजमेर की जो शाखा में चौहान पढ़े थे, वहाँ पे भी हमने बात की थी। यहाँ पे एक दुर्ग है जो कि तारागढ़ दुर्ग है। वो तारागढ़ जो दुर्ग है उसी का नाम पहले अजमेरू दुर्ग था। अजमेरू दुर्ग था वो अजयराज ने बसाया था, बाद में उसका दुर्ग का नाम परिवर्तन कर दिया था। वो था सिसोदिया राजकुमार था पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी के नाम पर, वहाँ पे उसकी पत्नी रही थी, इस वजह से उसका नाम परिवर्तन करके अजमेरू दुर्ग का नाम चेंज करके तारागढ़ कर दिया। तो वो इसलिए उसका नाम क्या था? तारागढ़। और यहाँ पे जो तारागढ़ दुर्ग है वो इसलिए माना जाता है, देखिए तारागढ़ दुर्ग आपको पूछा जाए तो दो जगह आपको बताना है। पहले तो ये आपको बूंदी में बताना है, और एक जो तारागढ़ दुर्ग है वो है अजमेर में। तो ये ध्यान रखना, वहाँ का अजमेर का जो हुआ है पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी के नाम पर हुआ है। और यहाँ पे जो इसका तारागढ़ दुर्ग नाम है वो इस प्रकार है कि जब इसको देखा जाता है ऊपर से तब ऐसा लगता है झील में जैसे कोई तारा चमक रहा हो। तो इस तारे की आकृति के कारण इसको तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। तो ये जो किले का नाम है तारागढ़, तो आप समझ गए होंगे कि अजमेर के तारागढ़ को तारागढ़ क्यों कहा जाता है, इसको तारागढ़ क्यों कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ के तारागढ़ का जो निर्माण कराया था वो बरसिंह ने करवाया था। कब किया था? तो 1354 ईस्वी में इस तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था बरसिंह हाड़ा ने। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाड़ा शासकों में जो पढ़ा जाता है वो है बुद्ध सिंह। अब देखिए बुद्ध सिंह को हम स्पेशली इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बुद्ध सिंह के जो समय का काल था वो बहुत उथल पुथल का काल था, हम ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप हुए, स्वयं के जो राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों को भी हस्तक्षेप हुए, और इसके साथ साथ मराठा शासकों भी यहाँ पे भी हस्तक्षेप हुए हैं। तो उस बातों को हम देखें तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जो सवाई जयसिंह थी ये कछुआ शासक थे, कछुआ शासक थे जो कि आमेर से संबंधित थे। इतना सा आपको पता होगा। आमेर के जो शासक थे, कछुआ शासक कौन था? सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह का सीधा सीधा संबंध यहाँ पे बूंदी के शासकों पर इसलिए था क्योंकि इसकी जो सवाई जयसिंह की बहन, इसकी बहन थी अमर कंवर, यानी जो सवाई जयसिंह है उसकी बहन थी अमर कंवर। उसकी जो शादी हुई थी वो बुद्ध सिंह से हुई थी। बुद्ध सिंह कौन था? बुद्ध सिंह यहाँ का शासक था, बूंदी का शासक। तो बुद्ध सिंह से इसकी शादी हुई थी। और एक बात मैं और बता दूं कि बुद्ध सिंह ने स्वयं ने, देखिए जब राजा कोई रचना करता है या कोई ग्रंथ लिखता है तो वो वैसे ही प्रसिद्ध हो जाता है और याद करने लायक भी वो प्रश्न बन जाता है। तो ये ध्यान रखना, नहतरंग एक रचना है, वो किसकी है? बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह एक रचनाकार था, यानी इसने स्वयं ने एक रचना की थी, उसका नाम है नहतरंग। तो ये सीधा सीधा प्रश्न बनता है, ये ध्यान रखें। उसके बाद देखिए ये इसकी बहन होती है जो कि अमर कंवर होती है। अब अमर जो कंवर है ये इसकी
क्या होती है, इसकी रानी बन जाती है बुद्ध सिंह की। और यहाँ पे ऐसा होता है कि जब बुद्ध सिंह के अमर कंवर की तरफ से कोई पुत्र प्राप्ति नहीं होती, अन्य उसकी रानियां, देखिए उस समय तो रानियां बहुत सी होती थी, एक राजा के अनेक रानियां होती थी, ठीक है। अब तो जैसे देखा जाता है तो 7 खून भी माफ़ नहीं होते, पहले के समय में तो 50 रानियां भी हो सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहाँ पे अमर कंवर जो उसकी नई रानी होती है तो उससे भी कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होता है। हालांकि जो भी पुत्र होते थे वो भी मर जाते थे, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। तो इससे अन्य रानियों से भी कोई पुत्र जब नहीं होता है तो इससे सलाह लेता है, किससे, यहाँ पे सवाई जयसिंह से सलाह लेता है, यानी अपने साले से सलाह लेता है कि देखिए अब हमारा जो शासन है वो तो आगे बढ़ेगा नहीं, पता नहीं जितने भी पुत्र हो रहे हैं या तो वो मर रहे हैं या फिर किसी के हो ही नहीं रहा, पुत्र नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से ये सलाह लेता है सवाई जयसिंह से, कछुआ शासक से, जो कि इसका साला होता है, उससे सलाह लेता है। तो इसमें सवाई जयसिंह होता है, वो उसको सलाह देता है, देखिए वैसे तो भगवान की मर्जी है, जो कुछ होगा वो आपके सामने ही है, पर अभी आपके कोई पुत्र नहीं हो रहा, तो लेकिन यहाँ पे जो शासक बनना चाहिए वो नया भी जो भी शासक बने वो हाड़ा शासक ही बनना चाहिए, ये इनकी शर्त होती है, किसकी, बुद्ध सिंह की। तो इसमें क्या करता है कि इसका एक जो जानकार सा होता है वो है करवड़ का एक शासक होता है, दलेल सिंह एक छोटा शासक होता है, छोटे से जगह का शासक होता है, वो है दलेल सिंह। वो उसको क्या है नया राजा, हाड़ा नया राजा शासक बनाने की सलाह देता है, और इसको ये क्या है बुद्ध सिंह को गोद लेने के लिए कहता है कि आप इसको गोद ले लीजिए और ये आपका हाड़ा नया शासक बन जाएगा, क्योंकि जो बुद्ध सिंह है उसकी उम्र होने चली, यानी धीरे धीरे बुढ़ा होने लग गया था, तो नया शासक तो बनाना था ही, अब इसके कोई पुत्र नहीं था, तो वो दलेल सिंह को बनाने की सलाह देता है। कौन देता है, वो सवाई जयसिंह जी की जयपुर आमेर का कछुआ वंश शासक था। तो ये क्या है, दलेल सिंह होता है, उसकी क्या है अपनी पुत्री की शादी, यानी जो सवाई जयसिंह है वो अपनी पुत्री है, ये ध्यान रखना, ये इसकी पुत्री है कृष्णा कंवर, और ये इसकी क्या होती है, बहन होती है, ये ध्यान रखना। ये तो होती है बहन, क्या है, बुद्ध सिंह की पत्नी, और ये होती है कृष्णा कंवर, ये होती है दलेल सिंह की पत्नी, यानी दलेल सिंह के साथ अपनी पुत्री की शादी करवा देता है कौन, सवाई जयसिंह। अब इसकी जब शादी करवा देता है, ये देख लेता है कि भाई अब ये तो नया शासक, हमने इसको सलाह दे ही दी, तो नया शासक दलेल सिंह बनेगा, दलेल सिंह की पटरानी बनना कौन पसंद नहीं करेगा, तो अपनी पुत्री है वो तो राज करेगी, क्योंकि नए जो बूंदी के शासक है वो बनने वाले हैं वो दलेल सिंह हैं। तो इस करके ये अपनी पुत्री की शादी दलेल सिंह के करवा देता है, और वहाँ पे नया शासक जो बनता है वो दलेल सिंह बन जाता है। अब थोड़े दिन तो चलो ठीक है, नया शासक बन गया, चलो राजकाज अच्छा चल रहा है, बुद्ध सिंह है थोड़ा उसकी शासन प्रक्रिया है वो शिथिल हो गई, यानी कम हो गई, क्योंकि अब नया शासक दलेल सिंह बन रहा है, तो ज़्यादातर जो लोग जो वार्ता करते हैं, सामंत वगैरह सब पूछताछ करते हैं वो दलेल सिंह से करते हैं। तो क्या है, इसकी जो प्रतिष्ठा ये कम हो जाती है, ये प्रतिष्ठा धीरे धीरे गिरने लग जाती है। तो बुद्ध सिंह देखता है कि यार अपनी प्रतिष्ठा कम होने लगी। उसी के साथ साथ देखिए, वैसे तो बुद्ध सिंह की जो रानियां में अनेक रानियां थी, उसमें ज़्यादातर जो प्रिय थी वो अमर कंवर इसकी प्रिय नहीं थी, लेकिन ज़्यादातर चलती इसकी थी। बुद्ध सिंह के शासन काल में सबसे सर्वाधिक ज़्यादा चलती थी वो इसी रानी की चलती थी, वो है अमर कंवर। क्यों? क्योंकि जो जयपुर से सीधा सीधा से जयपुर के शासक था सवाई जयसिंह, उसकी बहन थी, तो बहन होने के कारण कछुआई रानी थी, तो ये इसकी ज़्यादा चलती थी। अब लेकिन क्या हुआ कि बाद में जब रानी कौन बन गई, राजा बन गया दलेल सिंह, तो इसकी पत्नी थी कृष्णा कंवर, वो कि इसकी थी सवाई जयसिंह की बहन। अब ये रानी बन गई नई, अब नया राजा बन गया दलेल सिंह, तो ज़्यादा किसकी चलने वाली थी, अमर कंवर की कम चलने लग गई और कृष्णा कंवर की ज़्यादा चलने लग गई। अब वही क्या है कि महिलाओं वाले झगड़े जैसे आज नॉर्मल देखने को मिलते हैं, वैसे ही झगड़े वहाँ पे स्टार्ट हो गए। ये हो गई बुआ, ये हो गई भतीजी। अब भाई साहब बुआ भतीजों में होने लग गई लड़ाइयाँ। ये चाहती थी मेरी चले, अब वो जाहिर सी बात है, राजा की पत्नी थी, महारानी थी, तो उसी की चलनी थी। अब ये थी अमर कंवर जो इसकी बुआ थी कि ठीक है भाई, मैं बड़ी हूँ तेरे से, मैं तेरी बुआ हूँ, और जो महाराज थे अभी तक वो जीवित हैं, बुद्ध सिंह वो जीवित था। अब ये अमर कंवर है, इसकी थोड़ी कम चलने लगी, तो इसको गुस्सा आने लग गया कि नहीं, तू तो मेरी बेटी है और तू मेरी भतीजी है, तू कैसे चला सकती है अपनी, अभी तो मेरा पति भी यानी बुद्ध सिंह भी जीवित है, तो मैं अपनी चलाऊंगी। तो दोनों में बहस होने लग गई। अब इसी बहस के बीच बीच में जैसे कि कई बार ऐसा हुआ है कि कई बार दलेल सिंह शासक बन रहा था, तो बीच में क्या है अमर कंवर है वो ज़्यादातर परेशान हो गई कि मेरी बिल्कुल ही नहीं चलती, मेरे को कोई पूछता भी नहीं है। तो ये क्या करती है, बीच में जो सहारा लेती है वो लेती है मल्हार राव होलकर। ये एक मराठा शासक था, ये ध्यान रखना, मल्हार राव होलकर मराठा शासक था। इसकी हेल्प लेती है और ये कहती है कि देखिए मेरा जो नया शासक है वो बनना चाहिए उम्मेद सिंह। अब देखिए उम्मेद सिंह कौन था,
उम्मेद सिंह वो था कि मतलब जो बुद्ध सिंह से वैसे तो कोई लड़का पैदा हो नहीं रहा था, बहुत रानियों से भी कुछ पैदा नहीं होता, उसमें लड़कियां ही पैदा हो रही थी। कोई लड़का अगर पैदा भी होता है तो मर जाता, तो ऐसी स्थिति थी। बाद में क्या हुआ कि अमर कंवर से तो पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, कि अन्य किसी रानी से उसको पुत्र पैदा हो गया, वो था उम्मेद सिंह। और किस्मत अच्छी थी कि ये जीवित भी रह गया। अब नया शासक बनना था वो उम्मेद सिंह को, क्योंकि बुद्ध सिंह तो चाहेगा ना कि गोद लिया हुआ बच्चा मेरा नया राजा क्यों बने, कि जब मेरा स्वयं का पुत्र ही अब जीवित है, पैदा होने के बाद जीवित है और अच्छा भी है, तो ये चाहता है कि उम्मेद सिंह बने। और यहाँ पे कृष्णा कंवर का पति था दलेल सिंह, जो कि सवाई मान से वो सवाई जयसिंह के अकॉर्डिंग ये बनाया गया था। तो शासक तो ये बन रहा था, लेकिन बुद्ध सिंह और अमर कंवर ये चाहते थे, क्योंकि इनका राजपाट अभी चल नहीं रहा था, इनकी कुछ चल नहीं रही थी शासन में, तो ये चाहते थे कि हमारा राजपाट चले, हमारी चले इस राज्य में। इसलिए अपने पुत्र उम्मेद सिंह को यहाँ का नया शासक बनाने के लिए वो क्या करती है, मल्हार राव होलकर की सहायता लेती है कि मेरा पुत्र है जो ही यहाँ का नया शासक बनना चाहिए, जो कि मेरे भाई ने, कौन था इसका भाई, अमर कंवर का भाई था सवाई जयसिंह, ये नया शासक जो बना के गया दलेल सिंह, वो हमें पसंद नहीं है। वो क्या है कि हमारा गोद लिया हुआ पुत्र वो हमें पसंद नहीं है, हमारा जब स्वयं का पुत्र ही इस लायक है तो हम इसे ही बनाएंगे। तो ये चाहते थे उम्मेद सिंह को नया शासक बनाना। तो मल्हार राव होलकर के पास ये जाती है और इसको कहती है कि ठीक है। अब ये तो क्या थे, मल्हार राव होलकर था, ये मराठा शासक था, ये तो क्या करते थे, जब भी इनको ऐसा कोई काम मिलता था ये पैसों के बदले ये काम करते थे। इनका तो इतना ही काम था एक तरीके से, तो ये मतलब वो सिस्टम नहीं होता था गुंडे वगैरह वाला कि आप तो पैसे दो, सुपारी किसकी लेनी है चलो उसको उठाओ। तो इनका तो यही था कि बस इनसे पैसे लेने थे और ये दलेल सिंह को उठा के और उम्मेद सिंह को बनाना था। तो ये क्या कि तेरा भाई इतना बड़ा है, इतना बड़ा शासक है जयपुर का, तो उसी से बोल के, तो वो ये बोलते भाई तो दिक्कत कर रहा है, सबसे ज़्यादा दिक्कत ही भाई नहीं, गलत आदमी को यहाँ पे चुन लिया नया राजा, और हमारे को बनाना अपने पुत्र को, और वो अब मान नहीं रहा क्योंकि उसकी पुत्री है कृष्णा कंवर जो कि राजा की पत्नी है, तो वो क्यों चाहेगा अपनी बेटी के लिए ऐसा बुरा। तो इसलिए बुआ का बुराई करने में लगा हुआ था। तो ये बुआ क्या है, इसके राखी बांध देती है मल्हार राव बोल करके कि आज से मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्योंकि मेरा भाई तो भाई लायक भी नहीं है, क्योंकि मेरा बुरा चाहता है, अपनी पुत्री का भला चाहता है। तो इस प्रकार मल्हार राव होलकर अपनी सेना लेके यहाँ पे कुछ पैसे लेके और यहाँ पे जो दलेल सिंह है उसको यहाँ से राजगद्दी से उठाकर और उम्मेद सिंह को नया शासक नियुक्त कर देता है। अब मल्हार राव होलकर तो क्या है, नियुक्त कर देता है। जब जैसे ही नियुक्त करके जाता है, पीछे से ये बात पता चलती है सवाई जयसिंह को, भाई अपनी बेटी का जो पति था उसको शासन से हटा दिया और खुद के पुत्र को यहाँ पे शासन में रख दिया, नया राजा बना दिया। तो भाई साहब ये आमेर से अपनी सेना लेके आता है और यहाँ पे बाद में उम्मेद सिंह को हटा देता है और फिर वापस दलेल सिंह को बना देता है। तो ये प्रक्रिया बहुत दिनों तक ऐसे ही चलती है, जब तक क्या होता है कि सवाई जयसिंह मर नहीं जाता। जब तक सवाई जयसिंह जीवित रहता है तो कभी मल्हार राव होलकर इसको हटा देता है, उसको बना देता है, फिर जयसिंह आता है, जयसिंह दलेल सिंह को बना देता है, इसको हटा देता है, ऐसा चलता रहता है। बाद में एक टाइम आता है जब सवाई जयसिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद दलेल सिंह को परमानेंट हटा दिया जाता है। वहाँ पे कुछ समय बाद इसको ये मौका मिलता है कि उम्मेद सिंह रेगुलर गद्दी पर बैठने के अवसर प्राप्त करता है और यहाँ पे उम्मेद सिंह नया शासक बन जाता है। अब देखिए उम्मेद सिंह को पता नहीं क्यों ऐसे चमत्कारी राजा भी बताते हैं, इसलिए इनका एक और नाम देखने को मिलता है, वो है श्री जी। हालांकि क्या पता इन्होंने क्या ऐसा चमत्कार किया था, लेकिन इनका नाम देखने को मिलता है श्री जी, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ये एक ऐसा शासक था जो चमत्कारी शासक इसको बताते थे। अभी एक बात ध्यान रखना, ये तो हो गई मल्हार राव होलकर जो कि ये से बताते हैं कि ये एकमात्र ऐसा मराठा शासक था जो कि राजस्थान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाला था। तो ये पहला मामला था। बूंदी ऐसी पहली रियासत थी राजस्थान की जिसमें कोई बाहरी मराठा शासक आंतरिक राजस्थान के आंतरिक मामलों में आके हस्तक्षेप कर रहा था। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न सीधा सीधा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा रियासत थी, ऐसी कौन सी रियासत थी, ऐसा कौन सा रियासत थी जिसमें क्या है कि बाहर से मराठा शासक यहाँ पे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा था। तो वो कौन थी? बूंदी रियासत थी। देखिए ये हो गई बुद्ध सिंह की बात। यहाँ पे जो परमानेंट शासक है बाद में उम्मेद सिंह शासन करता है, और यहाँ पे जो अंतिम शासन होता है वो है विष्णु सिंह का, जो अंतिम बूंदी का शासक होता है। वैसे स्वतंत्र शासक हम इसे कह सकते हैं। अंतिम स्वतंत्र शासक था वो विष्णु सिंह था, जो कि अंतिम शासक था स्वतंत्र। इसके बाद ये सन 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है, और अंग्रेजों के साथ मिलने के बाद अंग्रेज शासन यहाँ पे चलाने लग जाते हैं और इनकी जो राजशाही है वो खत्म हो जाती है।
तो ये थे आज के बूंदी के चौहान, जिसमें हमने कोटा को भी इंक्लूड करते हुए पढ़ा है कि कोटा भी इसमें मिल जाता है। और दोनों का शासन, बूंदी के शासक ही यहाँ पे शासन करते थे, जो कि साका है हाड़ा शासक। तो आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई। और ये बात बुद्ध सिंह से रिलेटेड बात आपको स्पेशली याद रखनी है, क्योंकि बुद्ध सिंह का सीधा सीधा संबंध इस राज्य में जो हस्तक्षेप था वो था सवाई जय सिंह का, जो कि जयपुर के आमेर कछुआ वंश के शासक थे। इसलिए इनका संबंध, और इनका जो संबंध था कृष्णा कंवर अमर कंवर, जो कि इनकी एक तो बहन थी और ये यहाँ पे इनकी बेटी थी। तो ये शासन को नया अपने तरीके से नया राजा बनाना, फिर हटाना, फिर बनाना, तो ये प्रक्रिया चली थी। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा भी लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट बिना कहीं कर दिया कर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखिए हम किस राजवंश पर बनेंगे, इसका मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो बहुत ही रोचक होने वाले क्लास है, अब तक आपको रेगुलर मिल रही है। आई होप आपने देख रहे होंगे रेगुलर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।